हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन क्या है और किस तरह के पेशेंट्स में किया जाता है, यानी कि हार्ट को बदलने का प्रोसेस, और क्यों ऐसा है कि लिवर और किडनी के ट्रांसप्लांटेशन इतने कॉमनली होते हैं, इतने अच्छी लाइफ लोग उसके बाद भी नॉर्मली जी पाते हैं, पर हार्ट के लिए ऐसा क्यों नहीं है। खासकर किडनी ट्रांसप्लांट में तो बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कि कॉमनली हो रहा है सब जगह पे, उसके बाद लोग ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। हार्ट के केस में ऐसा क्यों नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में टेक्निकल क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ये इतना ईजी नहीं है, और होने के बाद कैसी लाइफ रहती है, कितना साल ट्रांसप्लांटेड हार्ट चल सकता है, क्या एक्सपेक्ट करें, किन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांटेशन के लिए भेजना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट और इंस्पायर करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन। कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन जो है किडनी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन के कंपैरिजन में काफ़ी कम बर्डसम है। ऑब्वियसली लिवर किडनी में तो ये रहता है कि आदमी के पास लिवर का कुछ टुकड़ा निकाल के ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, क्योंकि लिवर में रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। छोटा सा टुकड़ा भी रीग्रो कर सकता है। बॉडी में एकमात्र ऑर्गन लिवर ही है जो रीग्रो करने की थोड़ी कैपेसिटी होती है, सेल्स नए बनाए जा सकते हैं वहाँ पे। किडनी में ये है कि दो किडनी है तो एक आप किसी को ट्रांसप्लांट करते तो काम चल सकता है। हार्ट तो आदमी किसी को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका हार्ट लिया जाएगा वो मर जाएगा। तो कोई भी पेशेंट जो ब्रेन डेड हो या कोमा में हो, जिसके उठने का चांस कम हो, उसके रिलेटिव्स अगर डोनेट करते हैं, या कोई एक्सीडेंट विक्टिम आता है जिसका हार्ट डैमेज नहीं हुआ है, अच्छा हेल्दी पेशेंट है, तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम और लॉजिस्टिक इश्यूज़ ये आता है कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए हार्ट का वाइबिलिटी टाइम, या जितनी देर तक आप हार्ट को यूज़ कर सकते हैं दूसरे पेशेंट में लगाने के लिए, वो खाली 3 से 4 घंटे होता है। 3-4 घंटे के बाद वो निकाला वो हार्ट सड़ जाता है और वो आप दूसरे पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर ट्रांसप्लांटेशन आपको करना है तो 3-4 घंटे के अंदर ही करना पड़ता है। उसके लिए जिस पेशेंट में डालना है वो रेडी होना चाहिए, जिस पेशेंट का हार्ट एक्सट्रैक्ट करना है वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए। दोनों साइड बाय साइड रेडी हो, एक जगह से निकाल के आप दूसरी जगह पे लगा दो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट ऑब्वियसली दूसरी जगह पे है। अब मान लीजिए कई केसेस में ऐसा भी हुआ है हमारे गुजरात में कि ट्रांसप्लांटेशन अहमदाबाद में होना है कि बॉम्बे में होना है, जो डोनर है वो हार्ट सूरत में अवेलेबल है, कोई और जगह पे अवेलेबल है, तो वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाता है हेलीकॉप्टर में, स्पेशली डिज़ाइन बैग्स और कंटेनर्स में, वहाँ से निकाल के हार्ट को ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया जाता है, जिसमें पूरा एरिया को ट्रैफिक फ्री किया जाता है। तुरंत एक्सप्लांटेड हार्ट को लेके आप हॉस्पिटल पहुँचते, वहाँ से हेलीकॉप्टर से तुरंत उस हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है हार्ट जहाँ पे ट्रांसप्लांट होना है, और 3-4 घंटे के अंदर पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन वाले हार्ट को पहुँचाया जाता है जहाँ पे जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट करना है। वहाँ पे एक दूसरी सर्जिकल टीम सब कुछ रेडी करके रखती है, और वहाँ पे जैसे ही अगर ट्रांसप्लांटेशन का हार्ट पहुंचता है तो फिर सर्जिकल टीम दूसरी आके उसको अटैच करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत रेडी करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स लगता है, बहुत सारे सर्जन और बहुत बड़ी टीम लगती है, बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करना, ये सब चीज़ें आसान बात तो है नहीं। तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ थेरेपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑन एन एवरेज लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादातर जगह पे 5-7 लाख में हो जाता है, पर कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन ऑन एन एवरेज इंडियन कॉस्ट की अगर बात करूँ तो 25 to 40 लाख तक के बीच में अलग अलग हॉस्पिटल्स में रेंज करता है। काफ़ी कॉस्टली है। और दूसरा ये कि इतना ईजी सर्जरी भी नहीं है, मल्टीपल सर्जन इन्वॉल्व होते हैं, लंबी सर्जरी चलती है, बहुत कम केसेस में ही हो पाता है। डोनर्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली आप के पास इस तरह के पेशेंट्स बहुत कम ही आएंगे जो ब्रेन डैमेज है या जिनके फैमिली हार्ट डोनेट करने को रेडी है। कि अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ों को गलत मानते हैं। लोग मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का आपने ऑर्गन डोनेशन कर दिया तो वो अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा, और वो अगले जन्म में उसका हार्ट ख़राब मिलेगा या ऐसा कुछ मिलेगा। लोग इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। तो इस चक्कर में ऑर्गन डोनेशन अपने आप इतना कॉमन नहीं है, तो इतना डोनर्स इजीली मिलते नहीं हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं, फिर भी लकी ड्रॉ के बेसिस पर निकाला जाता है कि किसका ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है या नहीं। तो वो चक्कर के केसेस में आप अगर नाम लिखवा भी दोगे, आपके पास पैसा अरेंज भी है उतना खर्चा करने के लिए, तो भी आपको डोनर हार्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा वो
मुश्किल है। दूसरा ये कि जो भी डोनर अवेलेबल है उसका हार्ट आपके हार्ट से मैच होना चाहिए, क्योंकि पूरा HLA एंटीजन सारा क्रॉस मैचिंग वो करते हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप से लेकर सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर डोनर आया लेकिन आपके हार्ट से मैच नहीं हुआ, आप भले वहाँ पे अवेलेबल भी हैं लेकिन डोनर का हार्ट अगर आपके हार्ट से मैच नहीं हो रहा, एंटीजन मैच नहीं हो रहे, तो आपको नहीं लगाया जा सकता, दूसरे पेशेंट को देना पड़ेगा। तो वो भी एक बड़ा इशू हो जाता है कि अलग अलग रेसिपिएंट्स जो हैं उनको बुलाया जाता है, जिनका पहले से एक प्री क्रॉस मैच सब कुछ रेडी रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस समय ढूंढने नहीं निकल सकते जब हार्ट अवेलेबल है कि किसको बेस्ट मैच करेगा। पहले से ही पेशेंट का एंटीजन वगैरह रेडी करके लैब में क्रॉस मैचिंग करके रेडी रखा जाता है कि इस पेशेंट का ये एंटीजन स्ट्रक्चर है, ब्लड ग्रुप है। जब भी कोई डोनर हार्ट आता है तो उसको तुरंत क्रॉस मैचिंग किया जाता है और जिस व्यक्ति के हार्ट से मैच अच्छा हो रहा है उसको लगाया जाता है। थोड़ा सा इसमें लॉजिस्टिक कैसे मैनेज करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर हाँ इतना इजी नहीं है, इसलिए बहुत कम लोगों को लगाया जाता है। बहुत ज़्यादा लोग वेटिंग में रह जाते हैं, वेटिंग में रह ही मर जाते हैं, लेकिन उनको ट्रांसप्लांटेशन नहीं पॉसिबल हो पाता। ट्रांसप्लांट होने के बाद भी नया हार्ट जो है वो पूरा लाइफ टाइम नहीं चलता है। 1 ईयर में 90% सर्वाइवल रेशियो है और 5 ईयर्स में 80% सर्वाइवल रेशियो है, पर ज़्यादातर केसेस में लोगों की लाइफ ठीक ठाक हो जाती है, पूरा नॉर्मल नहीं हो पाती। लोग चलना फिरना अगर वॉकिंग रनिंग जॉगिंग ये सब थोड़ा बहुत कर पाते हैं। कुछ रेयर केसेस में लोगों ने प्रेगनेंसी भी करी है फीमेल पेशेंट्स ने, पर अदरवाइज़ इतना नॉर्मल लाइफ जैसी नहीं हो पाती। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन वाला हार्ट जो है ऐसा नहीं है कि जैसा लिवर किडनी वाले हार्ट पेशेंट्स में है कि लोग लाइफ पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है, उतना आसान नहीं है कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन में। सेकेंडली मेडिसिन वगैरह लाइफ टाइम ऑब्वियसली लेनी पड़ती है, तो लॉजिस्टिक इश्यूज़ भी सब कुछ मैच होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं आप कर सकते कि ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद दवा बंद कर दो। ट्रांसप्लांटेड हार्ट में भी मेडिसिन तो आपको लेते रहना पड़ेगा, नहीं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है। और कई बार ग्राफ्ट जो लगाया है उसकी नलियों में भी नया रीब्लॉकेज आ सकता है। वो ग्राफ्ट के जो नलियाँ हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें भी एंजियोप्लास्टी या बाईपास वैसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग डोनर का ग्राफ्ट लिया जाता है वो ऐसे लोग का लिया जाता है जो कंपेरेटिवली यंग हो, जिनको ब्लॉकेजेस वगैरह नहीं हो या पम्प फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल हो। अगर ऐसे व्यक्ति का आपने ग्राफ्ट ले लिया हार्ट जो पहले से डिजीज़ हो, जिनको मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो, तो फिर बाईपास और ये सब चीज़ों का भी माथापच्ची बढ़ जाता है, तो उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं आते और ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद भी पेशेंट का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है। तो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन जो है एंड रिजल्ट के हिसाब से, एंड रिजॉर्ट के हिसाब से लोगों को बोला जाता है जब व्यक्ति का हार्ट इतनी बुरी तरह से फेल हो जाता है कि उसको चलने फिरने पर भी सांस फूलना चालू हो जाती है, चलने में भी अपना घर का काम भी वो नहीं कर पाता है, बाथरूम तक भी नहीं जा पाता है, सिंपल नहाने और अपने आप को क्लीन करने के काम में ही उसको सांस फूलने लगती है, बैठे बैठे में भी सांस फूलती है और वो पेशेंट दवा को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। आज के डेट में जहाँ इतनी अच्छी मेडिसिन कार्डियक के लिए अवेलेबल है, वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को आप एसिम्प्टोमेटिक कर सकते हो, काम चलाने जैसा कर सकते हो। ये सब करने के बावजूद भी अगर कोई पेशेंट मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसकी कंडीशन बिगड़ रही है, वैल्व्स वगैरह की इतनी बीमारी है कि जो ठीक नहीं हो पा रही, या पेशेंट का बाईपास का कैंडिडेट है ही नहीं, इतने सारे नलियाँ सड़ चुकी हैं कि वो आप उसमें ठीक नहीं कर पा रहे हो, वैल्व्स इतने ख़राब है कि आप नहीं कर पा रहे हो, या जन्म से हार्ट में इतनी कोई विकृति है कि जिसकी वजह से हार्ट डैमेज हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको उसको बदलना ही पड़ेगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर इतने ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं तो कि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट एक साथ में भी करना पड़ता है। ये भी कुछ केसेस में हुआ है, पर ऑब्वियसली उसमें रिस्क कई गुना ज़्यादा रहता है, डोनर्स का भी कई गुना चक्कर ज़्यादा रहता है। पर ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है लास्ट स्टेज में अगर कोई डिजीज़ में पेशेंट हो तो ही किया जाता है। रेगुलर पेशेंट में जहाँ जिनका 25-30% से भी ऊपर अगर पम्प फंक्शन हो तो नहीं किया जाता। ज़्यादातर लोगों को आजकल मेडिसिन से ही मैनेज किया जाता है। अगर प्रॉपरली प्लान मेडिसिन अगर चलाई जाए तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को आप एसिम्प्टोमेटिक कर सकते हो, उनको ट्रांसप्लांटेशन के लिए भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ज़माने में ज़्यादातर हार्ट फेलियर को मैनेज करना मुश्किल होता था, स्पेशली जब तक से ये वैल्सार्टन सैगुबिटल कॉम्बिनेशन और डेपैग्लिफ्लोजिन जैसे अच्छे मॉलिक्यूल्स नहीं आए हैं, तब तक उस टाइम तक लोगों को ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेफर करने के और उसकी प्रॉब्लम्स होने के इश्यूज़ होने के चांस ज़्यादा रहते थे। जब से हार्ट फेलियर रेजिमेंट इम्प्रूव हुआ है और मॉलिक्यूल्स बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, अभी ये सारे मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके काफ़ी लोग के पंप फंक्शन को आप नॉर्मल कर सकते हो। मेरे भी कई ऐसे पेशेंट हैं जिनके 10 या 15% पंप फंक्शन था, उनको भी हमने कम्प्लीटली ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा कर दिया और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं बिना किसी ट्रांसप्लांटेशन के। तो आज के डेट में कंपेरेटिवली उसके कैंडिडेट्स कम हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स ही बिल्कुल ही कम हो गए और किसी सबको ईजीली ग्राफ्ट मिलने लगा है, वैसा नहीं है। फिर भी बहुत लोग हैं, क्योंकि हार्ट की बीमारी है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीमारियों में से एक है, तो इसलिए दुनिया भर में इतनी ज़्यादा फैली हुई बीमारी है कि
बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है और उनको हार्ट की रिक्वायरमेंट है। जितना भी आप थेरेपी कर लो, हर पेशेंट को तो आप ठीक नहीं कर सकते, तो वैसे लोग को ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में नहीं करना है। मेरा समझाने का पर्पज़ ये है कि अर्ली स्टेजेस में नहीं करना है। ट्रांसप्लांटेशन उनके लिए नहीं है जिनका पम्प फंक्शन 40-45% चल रहा है या इवन 30-35 के आसपास भी है, तो उनके लिए नहीं है। जहाँ 15-20% का पम्प फंक्शन आ गया, जहाँ पेशेंट को फेलियर चालू हो गया, ज़रा भी चलने में सांस फूलने लगे, जिसे NYHA क्लास 4 सिम्टम्स कहते हैं, यानी लास्ट स्टेज के सिम्टम्स, वो लोगों में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है जहाँ पेशेंट दवा से रिस्पॉन्ड नहीं करे। मतलब अगर वैसा कोई पेशेंट आता है तो पहले तो कुछ महीने दवा का ही ट्रायल देके देखते हैं कि कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, और बहुत सारे पेशेंट आजकल विद एडवांस हार्ट फेलियर थेरेपी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। फिर भी अगर कोई पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करे, इंट्रैक्टेबल हार्ट फेलियर है या मल्टीपल हार्ट अटैक्स की वजह से हार्ट अटैक इतना डैमेज हो चुका है, या कई बार इतने अरिथमियास पेशेंट को हो रहे हैं, रिदम डिस्टर्बेंस बार बार हो रहा है, उसकी वजह से भी मैनेज नहीं हो पा रहा, तो वहाँ आप ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हो एज लास्ट रिजॉर्ट थेरेपी। ट्रांसप्लांटेशन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट थेरेपी के हिसाब से चलो हार्ट में जरा हार्ट अटैक आपने ट्रांसप्लांटेशन कर दिया, वैसा नहीं है। जब ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता तभी ट्रांसप्लांटेशन का ही प्लान किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, खर्चे वाला काम है, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, डोनर्स नहीं मिलते हैं, ट्रांसप्लांटेड हार्ट भी लाइफ टाइम नहीं चलता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की एक्सपेक्टेड सर्वाइवल वैसे भी 4-5 साल होती है हार्ट फेलियर के साथ, और ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी वो 4-5 साल ही जीता है, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता लगाने का। तो इसलिए ज़्यादातर लोग को तो आजकल मेडिकली मैनेज करने का प्रयास करते हैं। जो बिल्कुल एंड स्टेज डिजीज़ पर पहुंच जाते हैं उनको ही ट्रांसप्लांटेशन के लिए इंकरेज किया जाता है। इंडिया में काफ़ी सेंटर्स में आजकल ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, ये पहले से काफ़ी अच्छा बात है, पहले इतना नहीं होता था। कंपेरेटिवली अभी काफ़ी जगह पर सर्जिकल यूनिट्स ने ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा खर्चे वाला काम है, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना इतना इजी नहीं है, तो इसलिए हर सेंटर पे नहीं हो सकता, हर रूटीन हार्ट सर्जन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। उसके लिए डेडिकेटेड कार्डियक ट्रांसप्लांट के सर्जन्स होते हैं जो सिर्फ वही ऑपरेशन करते हैं अलग अलग पेशेंट में डेडिकेटेडली। वो बहुत स्किल्ड काम है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, हार्ट की सर्जरीज में से सबसे डिफ़िकल्ट सर्जरी मानी जा सकती है। तो वो सर्जरी करने वाले लोगों को की टीम ही उसको करती है। और जिन लोगों को बीमारी स्टेज पर पहुंच जाती है कि कुछ नहीं किया जा सकता, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से हो, कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो, जन्म से हार्ट का प्रॉब्लम हो, या अरिथमियास की वजह से हो, वाल्व की प्रॉब्लम की वजह से हो, जो भी कारण से हार्ट जब इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि आप दवा पर मैनेज ना कर पाओ, तभी ट्रांसप्लांट के लिए भेजा जाता है। उससे पहले हार्ट को भेजने का कोई मतलब नहीं है। ट्रांसप्लांट होने के बाद पेशेंट को लाइफ टाइम दवा लेते रहना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है। जो ही हार्ट अटैक के बाद सारी चीज़ें होती है, ज़्यादातर सारा परहेज उनको करना ही पड़ता है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम उनको करना ही पड़ता है, तभी उनका हार्ट लंबे समय तक चल सकता है। ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेड हार्ट 5 से 10 साल तक आपको काम दे सकता है मेजॉरिटी ऑफ द केस में, पर उसमें भी हर पेशेंट में चल जाएगा वैसा नहीं है। ज़्यादातर लोग में आप मान सकते हैं कि अराउंड ट्रांसप्लांट करने के बाद भी पीसफुली आपकी लाइफ 5 से 10 साल निकल सकती है। कितनी निकलेगी नहीं पता, हर पेशेंट का ऐसा नहीं कह सकते कि 20 साल के आदमी का ट्रांसप्लांट किया वो 80 साल तक जिएगा, वैसा नहीं होता। ट्रांसप्लांटेड हार्ट भी कई बार बिगड़ जाता है और उसके बाद रीट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है, वो अलग अलग केस में होता है। ट्रांसप्लांट इसलिए लास्ट रिजॉर्ट की तरह से यूज़ किया जाता है जहाँ पेशेंट अनमैनेजेबल हो, ऑब्वियसली इसको क्योंकि अनडू नहीं किया जा सकता, एक बार आपने बदल दिया तो पुराना हार्ट को वापस नहीं लगा सकते, इसलिए वही केसेस में किया जाता है जहाँ खुद का हार्ट पूरा तरह से ख़राब हो गया हो और उसकी काम चलाने की कोई भी उम्मीद ना बची हो, तभी इसको किया जाता है। आज के टॉपिक में हमने कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक और प्रैक्टिकल बातें की, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता। लोगों को एज अ रिजॉर्ट के ये क्या होता है क्या नहीं होता वो भी पता नहीं रहता, और इसमें क्यों रूटीनली हम नहीं करते जब किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट इतनी कॉमनली हो रहा है, तो क्यों हार्ट का इतना कॉमन नहीं है, उस बारे में बात की। ये मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको बेटर यूज़ कर सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके। यदि आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए, हम फ्यूचर में उन्हें कवर करने का जरूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके मैंने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश में भी देख सकते हैं।